going to start a new chapter, that is states of matter, chapter number 5. Clear? So heading darling, states of matter. States of matter, that is chapter number 5. तो बेटा स्टेट्स हमने पहले भी डिस्कस की हैं जूनियर क्लासेस के अंदर कि किसी भी मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. क्लियर? इसके अलावा भी और होती है, बट इन जनरल हम बात करें देयर आर ओनली 3 स्टेट्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. चौथी होती है बेटा प्लाज्मा और 5th स्टेट होती है बोथ आइंस्टीन कंडेंसेट. क्लियर? तो हमारे सिलेबस में जो मेन है दैट इज ओनली 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. प्लाज्मा और बोथ आइंस्टीन कंडेंसेट हमारे सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं. देन इफ वी टॉक अबाउट गैसियस स्टेट, बेटा पर्टिकुलरली स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड, गैस. गैसियस स्टेट जो है वो हम क्लास 11th में कवर करते हैं और सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट ये क्लास 12th में कवर करते हैं. टोटल ये क्लास 12th के चैप्टर. तो स्टेट्स ऑफ मैटर को पर्टिकुलरली प्रिसाइजली हम यहाँ पे डिफाइन करें तो इसमें स्टेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम गैसियस इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं डिटेल के अंदर. वी आर गोइंग टू डील विद गैसियस स्टेट. तो बेटा काफी बार आपको मॉड्यूल में और टेस्ट पेपर में स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं मिलके गैसियस स्टेट मिलेगा. तो दोनों का एक ही मतलब, स्टेट्स ऑफ मैटर बोलो ये गैसियस स्टेट बोलो. क्लियर? अब बात करें बेटा यहाँ पे 2 चीजें होती हैं. एक होता है म्यूचुअल अट्रैक्शन. वन थिंग इज म्यूचुअल अट्रैक्शन एंड द अदर थिंग इज एस्केपिंग टेंडेंसी. एस्केपिंग, that is how to escape, escaping tendency. क्लियर? म्यूचुअल अट्रैक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो हम लिखेंगे MA म्यूचुअल अट्रैक्शन और एस्केपिंग टेंडेंसी को हम लिखेंगे ET. फाइन. तो जैसा हमने बताया हमें 3 फिजिकल स्टेट पता है. पहली है सॉलिड स्टेट, दूसरी है लिक्विड स्टेट और तीसरी है बेटा गैसियस स्टेट. तीसरी क्या है? गैसियस स्टेट. सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट. फाइन. तो सबसे ज्यादा जो फोर्सेस हैं, जैसे हमने चैप्टर 1 में भी डिस्कस किया था, सबसे ज्यादा जो फोर्सेस है वो सॉलिड के पार्टिकल में होती है क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल आपस में नजदीक होते हैं. फाइन. तो कैन यू टेल मी which condition would be more suitable here? Mutual attraction is greater than tendency of escaping or less than? यहाँ पे क्या ज्यादा होगा? यहाँ पे म्यूचुअल अट्रैक्शन ज्यादा होगा. तो इन केस ऑफ सॉलिड, सॉलिड के केस में म्यूचुअल अट्रैक्शन एस्केपिंग टेंडेंसी से ज्यादा होता है. बेटा म्यूचुअल अट्रैक्शन को ऐसे समझेंगे कि 2 पार्टिकल आपस में अट्रैक्ट होने की टेंडेंसी रखते हैं या रिपेल होने. क्लियर? और एस्केपिंग टेंडेंसी को ऐसे समझेंगे कि 2 पार्टिकल एस्केप होने की टेंडेंसी. क्लियर? इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एस्केपिंग ऑफ 2 पार्टिकल. फाइन. इसका मतलब सॉलिड में अट्रैक्शन होता है तो अट्रैक्शन एस्केपिंग से ज्यादा होगा. लिक्विड में बात करें तो म्यूचुअल अट्रैक्शन इज नियरली सेम एज एस्केपिंग टेंडेंसी. और लास्ट में बात करें तो एस्केपिंग टेंडेंसी यहाँ पे गैस में ज्यादा होगी म्यूचुअल अट्रैक्शन से, क्योंकि गैस में पार्टिकल बेटा एस्केप होते हैं, मतलब दूर दूर होते हैं, काफी स्पेस होता है. तो यहाँ पे एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा है, पार्टिकल खुला खुला रहना पसंद करता है. बट सॉलिड स्टेट में बात करें तो यहाँ पे म्यूचुअल अट्रैक्शन ज्यादा है, तो पार्टिकल पास पास रहेगा अट्रैक्शन के कारण. यहाँ पे एस्केपिंग टेंडेंसी कम. और लिक्विड स्टेट में बात करें तो एक ऑप्टिमम डिस्टेंस होती है इनके बीच, एक ऑप्टिमम डिस्टेंस होती है, ना तो ज्यादा ना ही कम, लाइक दैट. ओके. तो ये 2 जो फोर्सेस हैं म्यूचुअल अट्रैक्शन और एस्केपिंग टेंडेंसी, इनसे हम फिजिकल स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं. ओके. अब जैसा मैंने बताया इस चैप्टर में हमें गैसियस स्टेट डील करना है, तो वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ गैस.
Got it? If we talk about गैस, तो गैस के केस में जो पार्टिकल की डिस्टेंस है, पार्टिकल टू पार्टिकल डिस्टेंस, ये सबसे ज्यादा होती है। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज मैक्सिमम इन केस ऑफ गैस। गॉट इट? तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, ये हमने चैप्टर 1 में भी कवर किए थे, बट एज वी आर डिस्कसिंग दिस चैप्टर, तो हमें एक गैस के बारे में सारे कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज लार्ज, मतलब जो दो पार्टिकल की डिस्टेंस है ये काफी ज्यादा होगी। इफ वी टॉक अबाउट इंटर पार्टिकल फोर्सेस, इफ वी टॉक अबाउट इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तो बताओ ये ज्यादा होंगे कि कम होंगे? एनीवन? सर कम। बिल्कुल, पार्टिकल दूर दूर हैं तो फोर्सेस कम होगी, तो इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर लो या फिर लेस। क्लियर? तीसरी बात, बेटा गैस का ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है ना ही शेप फिक्स होता है। वॉल्यूम की मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल एक गैस का सिलेंडर लेते हैं एलपीजी का, तो यदि वहां पे गैस लीक हो रही है, तो बेटा यदि लीक नहीं हो रही उसका वॉल्यूम तो वही होगा, इजंट इट? 15 किलो का होता है, जितना भी वॉल्यूम हो तो सिलेंडर के बराबर होगा। बट मान लो आपने, या हम तो क्यों लीकेज करेंगे, बट किसी भी कारण कि गैस वहां से लीक होने लगी, तो होगा क्या, वो गैस को जितना जगह मिलेगी, जितना स्पेस मिलेगा, उस सभी स्पेस को कवर कर लेगी, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स काफी रैंडम होते हैं, तो उनको जहां जहां जगह मिलेगी वहां वहां हो जाएंगे। तो जितना स्पेस होगा उतना गैस का वॉल्यूम। मान लो इस रूम में लीक हुई है, रूम पूरा आइसोलेटेड है, तो गैस का वॉल्यूम होगा रूम के बराबर। पूरे इंस्टीट्यूट में आइसोलेशन नहीं है, तो गैस का वॉल्यूम होगा इस पूरे इंस्टीट्यूट के बराबर। तो जितना गैस जो है, जितना इसके पास वॉल्यूम का ऑप्शन होगा उतना पूरा ऑक्यूपाई कर लेगी। तो वॉल्यूम तो फिक्स नहीं है, बट लिक्विड में ऐसा नहीं है। लिक्विड में 1 लीटर लिया है तो वो एक ही रहेगा, चाहे 1 लीटर बोतल में रखो या नीचे फैला दो। क्लियर? नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट शेप, शेप भी फिक्स नहीं है, क्योंकि जब रूम में रहेगा तो रूम के टाइप का शेप होगा, यदि सिलेंडर में होगी तो शेप सिलेंड्रिकल होगा। तो नाइदर शेप इज फिक्स नॉर वॉल्यूम। क्लियर? शेप एंड वॉल्यूम बोथ इनडेफिनिट, बोथ इनडेफिनिट। क्लियर? दोनों इनडेफिनिट होंगे। फाइन। फोर्थ इंपोर्टेंट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, दैट इज बाउंड्री। क्या गैस की कोई फिक्स बाउंड्री होती है? नो, गैस की कोई भी बाउंड्री फिक्स नहीं होती। जैसे सॉलिड की बात करें तो इसकी एक सर्टेन सरफेस है, इसकी एक फिक्स बाउंड्री है, इस बाउंड्री से ये बाहर नहीं निकल रहा, मार्कर का मटेरियल। बट इफ यू टॉक अबाउट गैस, गैस की बाउंड्री नहीं होती, so that is no fixed boundary, no fixed boundary। क्लियर? अब देखो बेटा, गैस के पार्टिकल में याद रखना, यहाँ पे एक पूरा चैप्टर के अंदर एक टर्म आएगा बेटा, पिस्टन। क्लियर? पिस्टन सिलेंडर क्या होता है वो, एक्चुअली गैस के पार्टिकल्स में काफी डिस्टेंस होने के कारण उनको हम दबा सकते हैं, उनको हम कंप्रेस कर सकते हैं। क्लियर? तो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल। इनके पार्टिकल काफी रैंडमली मूव करते हैं, तो गैसेस के केस में डिफ्यूजन भी काफी ज्यादा होगा, पार्टिकल बिखर जाएंगे। तो हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन, हाईली डिफ्यूजिबल, हाई डिफ्यूजन। फाइन। अब देखो पिस्टन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए। एज वी नो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। जैसे हमने एक सिलेंडर लिया इस तरह से और इसमें एक गैस फिल की, लाइक दैट। गैस के पार्टिकल दूर दूर हैं, बहुत सारा स्पेस है, तो यहाँ पे गुंजाइश है कि जब हम प्रेशर दबाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, ऊपर से फोर्स डालेंगे, तो ये पिस्टन नीचे आएगा और इस गैस को कंप्रेस कर देगा, इसका वॉल्यूम कंप्रेस कर देगा। पहले वॉल्यूम मान लो 1 लीटर पे है, मान लो इस पिस्टन की इस हाइट पे, दिस इज द पिस्टन, इसको ऐसे बनाते हैं। क्लियर?
एक लाइन, उसके ऊपर एक लाइन। मान लो 1 मीटर की डिस्टेंस पे है और मान लिया 1 लीटर वहां पे वॉल्यूम, इसको हमने 50% तक कंप्रेस किया, ऊपर से प्रेशर दबाते गए, उसको वेट देते गए, मान लिया यहाँ पे वजन डाल दिया, तो उसके कारण क्या होगा, नीचे आएगा, लाइक दैट। मान लिया ये यहाँ पे आ गया पिस्टन, क्लियर। 50% कंप्रेशन दिया है तो वॉल्यूम 1 लीटर से घट के कितना हो जाएगा, 0.5 लीटर, हाफ लीटर। अब देखो पार्टिकल पास में आ गए, पार्टिकल पास में आ गए थोड़ा सा। अच्छा, कैन यू टेल मी, यदि मैं इसको और ज्यादा कंप्रेस करूं तो ये कौन सी स्टेट एक्वायर कर लेगा? सॉलिड Anyone? स्टेट पहले गैस है, गैस से क्या बनेगा? लिक्विड वेरी गुड, पहले लिक्विड बनेगा और फिर यदि आपने उसको और कंप्रेस किया और प्रेशर बढ़ाया तो वो सॉलिडिफाइड हो जाएगा। ओके, तो पिस्टन का मतलब होता है बेटा एक सिलेंड्रिकल डिवाइस है, कंटेनर है, जिसमें आप कंप्रेस कर सकते हो। जैसे इसका सिंपल सा डेली लाइफ का एग्जांपल देखिए, तो जैसे होली पे जो पिचकारी होती है उसमें इसी तरह का अरेंजमेंट होता है, पहले आपने इसमें रंग भरा होता है लाइक दैट, और इसके बाद यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ये इसका बट टाइप है, तो जब आप उसको प्रेस करते हो तो हाई प्रेशर होने के कारण यहाँ से जो है कलर इजेक्ट आउट होता है। तो जस्ट लाइक दैट दिस इज पिस्टन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। So that is all about basics of a gas. इसके बाद बेटा इसमें कुछ फोर्सेस आती हैं, तो वो फोर्सेस कितने टाइप की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, उनको समझिए। क्लियर? तो फोर्स गैस में बात करें तो पार्टिकल के बीच की दूरी सबसे ज्यादा होगी, पार्टिकल का फोर्स कम होगा, शेप और वॉल्यूम दोनों इंडेफिनेट होते हैं गैस केस में, कोई भी फिक्स बाउंड्री नहीं होती, गैसेस काफी कंप्रेसिबल होती हैं और डिफ्यूजन भी काफी रैपिडली होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बेटा इस टॉपिक से बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं, तो नीट में भी आ चुके हैं। टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, फोर्सेस कितने टाइप की होती है, बहुत सिंपल है, एग्जांपल से समझेंगे क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखें, टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बेटा 5 तरह की फोर्सेस होती है। सबसे पहले बात करें, हम बात करेंगे स्ट्रेंथ वाइज। सबसे पहले वीकेस्ट, उसके बाद स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। सबसे वीक जो फोर्स होती है उसका नाम है वॉन्डर वॉल फोर्स, उसको लंदन फोर्स भी कहते हैं और उसको डिस्पर्सन फोर्स भी कहते हैं। क्लियर? इफ वी टॉक अबाउट वीकेस्ट फोर्स, दैट इज dispersion force, or it is also known as London force. It is also known as weak van der Waals force. ये सारे इसी के नाम है बेटा। क्लियर? तो चाहे लंदन फोर्स बोलो, चाहे डिस्पर्सन फोर्स बोलो, या फिर वॉन डेर वाल्स फोर्स बोलो, ऑल आर सेम। इसका मतलब क्या होता है, याद रखना, इट इज एप्लीकेबल to non-polar molecule, non-polar species या फिर molecule। सी मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आयोडीन का एक मॉलिक्यूल है, दिस इज I2। I2 क्या होता है बेटा, आयोडीन, एक और I2 है, लाइक दैट। अच्छा, क्या इस केस में यहाँ पे चार्ज सेपरेशन होगा क्या, और इट इज नॉन पोलर? एनीवन? क्या यहाँ पे आई में कोई इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आएगा? नो, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो नॉन पोलर है, कोई भी चार्ज नहीं है इन पे। गॉट इट? अब होता क्या है, दिस इज I2, दिस इज I2। अब होता क्या है, किसी मोमेंट के लिए, एक सेकंड के लिए
यदि थोड़ा सा भी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो गया, मान लो इलेक्ट्रॉन इस तरफ डिस्प्लेस हुआ, तो यदि इस पे डिस्प्लेस हुआ मोमेंटरीली तो यहाँ पे डेल नेगेटिवली आएगा, और इस इधर से डिस्प्लेस हुआ तो यहाँ पे डेल पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे डाइपोल इंड्यूस हो चुका, डाइपोल था नहीं, डाइपोल इंड्यूस हुआ है, आया है। क्लियर? अब ये इंड्यूस डाइपोल क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल में भी डाइपोल इंड्यूस कर देगा। क्लियर? इसको भी लोब आएगा, तो ये प्लस है तो ये यहाँ पे क्या क्या बनाएगा, एनीवन? इफ इट इज डेल, वेरी गुड, यहाँ पे ये बना देगा डेल माइनस, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली यदि माइनस है तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा। तो देखो एक फोर्स डेवलप हो गई, ये एक फोर्स डेवलप हो गई दोनों नॉन मॉलिक्यूल के बीच में। पहले पोलरिटी नहीं थी, तो इस आयोडीन ने एक डाइपोल इंड्यूस किया। फिर इसको देख के क्या डायलॉग है, गिरगिट को देख के गिरगिट रंग बदलता है, क्या डायलॉग है? चलिए जो भी है, तो विच वन? खरबूजा। हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यस यस यस, गिरगिट तो अपना उसका अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो इस खरबूजे को, इस आयोडीन मॉलिक्यूल को देख के इस आयोडीन मॉलिक्यूल का भी मन हुआ क्यों ना हम भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करें। तो इस आयोडीन ने जैसे डाइपोलर इंड्यूस किया, तो इसने भी डाइपोल जो है इंड्यूस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, ऑपोजिट चार्जेस में क्या रहता है, अट्रैक्शन रहता है, तो ये फोर्स आ गई। इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सन फोर्स, लदलन फोर्स, वॉन्डरवॉल फोर्स, और एक और नाम है इसका, ये भी इंड्यूस डाइपोल, ये भी इंड्यूस डाइपोल, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। ये फोर्स किन किन के बीच में है, इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, तो ये इसका चौथा नाम है। गॉट इट? याद रखना, दिस इज द वीकेस्ट फोर्सेस, इससे वीक कुछ भी नहीं होता। इनमें फोर्स नहीं थी, जबरदस्ती फोर्स आई है, और जबरदस्ती का काम कमजोर होता है। गॉट इट? तो ये जो फोर्सेस हैं, दिस वाज नॉट एप्लीकेबल इनिशियली इन दिस केस, ये आर सजेस्टेड टू फोर्स। क्लियर? ये इंडक्शन हुआ है फोर्सेस का, और जो भी इंडक्शन होता है ये काफी वीक होता है। सो दिस इज काइंड ऑफ वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वीकेस्ट फोर्सेस। गॉट इट? तो नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स, सेकंड आती है बेटा डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। गॉट इट? ये है इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, दोनों डाइपोल इंड्यूस हुई। अगली वाली है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। इसका मतलब क्या हुआ, देखो एक डाइपोल पहले से है, एक डाइपोल ऑलरेडी है, और दूसरी डाइपोल इंड्यूस होगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक मैंने मॉलिक्यूल लिया HCl का, दूसरा मॉलिक्यूल लिया मैंने I2 का, लाइक दैट। क्लियर? तो देखो HCl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा क्लोरीन की होती है 3.0 समथिंग, और हाइड्रोजन की होती है 2.1। तो बताओ क्या यहाँ पे डाइपोल है पहले से? इजंट इट? यहाँ पे पहले से डाइपोल होगा, तो बताओ पार्शियल नेगेटिव किस पे होगा? विच एटम विल हैव पार्शियल नेगेटिव, एनीवन? Sir, chlorine. वेरी गुड, क्लोरीन पे होगा, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो क्लोरीन क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा डेल नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे आ जाएगा डेल पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो बेटा ये डाइपोल परमानेंट है, ये डाइपोल, ये क्या है बेटा, ये परमानेंट डाइपोल है, ये इंड्यूस डाइपोल नहीं है, ये पहले से थी। I2 हो नहीं हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मॉलिक्यूल में पहले से परमानेंट डाइपोल है। तो बताओ इसको देख के क्या यहाँ पे कोई चार्ज इंड्यूस होगा, इस आयोडीन पे क्या चार्ज होगा? Sir, positive. वेरी गुड, यदि ये क्लोरीन नेगेटिव है तो ये आयोडीन क्या करेगा, अपने पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर लेगा। यदि ये पॉजिटिव हुआ तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये जो है दिस इज इंड्यूस्ड डाइपोल। अब इनमें जो फोर्स होगी लाइक दैट, दिस वन। गॉट इट?
तो देखो इसका नाम से पता चल रहा है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, एक तो परमानेंट डाइपोल होगी और इसकी मदद से दूसरे डाइपोल को हम इंड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे जो फोर्स बनी है दैट इज डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। क्लियर? थर्ड वन इज आयन इंड्यूस डाइपोल। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, दैट इज अनदर वेरी सिंपल फोर्स। देखो बेटा इस बार एक डाइपोल तो इंड्यूस होगी और इंड्यूस करेगा कौन? आयन। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये आयोडीन कोई फोर्सेस नहीं है, सोडियम आयन है। तो देखो ये एक तरफ तो आयन लिया हमने और दूसरी तरफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो बताओ ये सोडियम की वजह से इस आयोडीन पे क्या चार्ज इंड्यूस होगा? एनीवन? नेगेटिव। विल बी एग्जैक्टली पार्शियल नेगेटिव। क्लियर? इस पे नेगेटिव आएगा तो इस पे पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव और इस पार्शियल नेगेटिव के बीच में जो फोर्स है उसका नाम है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। गॉट इट? तो ये आयन है और ये कुछ भी नहीं था, इसमें डाइपोल आया है, इसलिए इसको बोलेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल, लाइक दैट। गॉट इट? तो देखो इसका नाम से पता चल गया आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। फोर्थ वन दैट इज डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। अब की बार दोनों डाइपोल हैं, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। अच्छा क्या इनमें से कोई एग्जांपल क्रिएट कर सकते हो अपने से? सोचो। HCl। वेरी गुड। HCl और HCl, HCl में भी डाइपोल, दूसरे HCl में भी डाइपोल, दोनों में जो फोर्सेस होगी वो डाइपोल डाइपोल फोर्स होगी। जैसे इफ वी टॉक अबाउट HCl, तो बेटा एक HCl का मॉलिक्यूल लिया, दूसरी HCl का मॉलिक्यूल लिया, अभी पोलरिटी देखी थी, क्लोरीन नेगेटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव, इस नेगेटिव के पास ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहाँ पे जो फोर्स बनी वो क्या हो जाएगी? दैट इज डाइपोल डाइपोल। ये भी परमानेंट डाइपोल, ये भी परमानेंट डाइपोल। गॉट इट? अब देखो लास्ट फोर्सेस कौन सी बच गई? दैट इज आयन डाइपोल अट्रैक्शन। लास्ट वन, फिफ्थ वन इज आयन डाइपोल अट्रैक्शन। तो जैसे इसका एग्जांपल देखें, सी इफ वी टॉक अबाउट H2O and sodium, H2O and sodium ion, like that. Got it? बेटा वाटर में पोलरिटी देखें तो ऑक्सीजन की पोलरिटी नेगेटिव है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है। वैल्यू लिखनी है तो लिखो, ऑक्सीजन की होती है बेटा 3.5 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5। तो ज्यादा कौन है? ऑक्सीजन, तो माइनस, हाइड्रोजन पे प्लस। तो देखो ये है एक डाइपोल और ये है एक आयन। तो अब जो फोर्सेस यहाँ पे बनेगी उसको हम क्या कह देंगे? दिस इज आयन डाइपोल अट्रैक्शन। नोटेड? दिस इज आयन डाइपोल अट्रैक्शन। याद रखना बेटा ये जो फोर्स है ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, सबसे स्ट्रॉन्ग होगा आयन डाइपोल का अट्रैक्शन। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। क्लियर है सभी को? तो सबसे पहले हमने सीखा इंड्यूस डाइपोल, दोनों में इंडक्शन हुआ। फिर डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल ने डाइपोल को इंड्यूस किया। फिर आयन इंड्यूस डाइपोल, आयन की मदद से डाइपोल को इंड्यूस किया। फिर डाइपोल डाइपोल, दो डाइपोल में अट्रैक्शन। और लास्ट वाला आयन डाइपोल, एक आयन और दूसरा डाइपोल। गॉट इट? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एनी डाउट अप टू दिस? बताइए। No, sir. अगम, आदित्य पारस, जसप्रीत, सुवेनी, सहज, मुद्दसर, No, sir. क्लियर है सभी को? तो वेरी सिंपल चैप्टर, बहुत सिंपल चैप्टर है बताइए। बस आपको फॉर्मूला सही से याद होना चाहिए, वो सही से अप्लाई करना आना चाहिए। चलिए क्लियर है? तो फिर ये क्वेश्चन कौन करके बताएगा? बिल्कुल सिंपल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिफाई द फोर्सेस,
आइडेंटिफाई, बेटा ऐसा क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है। आइडेंटिफाई द फोर्सेस। सबसे पहला है हीलियम एंड हीलियम एटम। दूसरा है Fe2 प्लस का आयन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ठीक है। तीसरा है बेटा HCl एंड Cl2। और चौथा है, फोर्थ आप लिख दीजिए, वन इज Cl माइनस एंड सेकेंड वन इज H2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताइए पहले वाला क्या होगा इनमें? Induced dipole, induced dipole. वेरी गुड। वंडरवॉल फोर्सेस, लंदन फोर्सेस, डिस्पर्सन, या फिर इंड्यूस डाइपोल क्योंकि हीलियम दोनों नॉन पोलर हैं। तो बेटा एक टाइम के लिए यदि न्यूक्लियर डिस्प्लेस होता है तो प्लस माइनस लाएगा, लाइक दैट। तो दोनों में इंड्यूस हुआ है, तो इट इज इंड्यूस डाइपोल। बहुत बढ़िया। इंड्यूस डाइपोल या फिर इसी को हम क्या बोलते थे, डिस्पर्सन फोर्स या फिर लंदन फोर्स। सेकंड वन, Sir, iron induced dipole. वेरी गुड। आयन इंड्यूस डाइपोल। बेटा एक आपके पास आयन है Fe2 प्लस का, और ऑक्सीजन है बेटा नॉन पोलर, इसमें पहले कोई भी फोर्सेस नहीं था। तो इस आयरन की वजह से इस ऑक्सीजन में डाइपोल आया, इंड्यूस हुआ, तो इट इज गोइंग टू बी आयन एंड इंड्यूस डाइपोल। वेरी गुड, आयन इंड्यूस डाइपोल। चलिए थर्ड वन, HCl एंड Cl2। Sir, dipole induced dipole. Dipole, induced dipole. वेरी गुड। HCl के पास परमानेंट डाइपोल है और Cl2 के पास कुछ भी नहीं। तो HCl पहले डाइपोल था, माइनस प्लस, और बेटा Cl2 में डाइपोल इंड्यूस हुआ है, प्लस माइनस। अब ये जो फोर्स है ये है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, लास्ट वाला बताइए। Sir, iron Iron dipole. dipole. Iron dipoles. वेरी गुड। Cl माइनस आयन है और ये किसके साथ अट्रैक्शन में है, वोटर के डाइपोल के साथ, तो आयन डाइपोल अट्रैक्शन। Cl माइनस आयन है और वोटर में देखो हाइड्रोजन पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस, तो हाइड्रोजन का जो प्लस है वो क्लोरीन के माइनस पे अट्रैक्टेड होगा। तो दिस इज आयन डाइपोल अट्रैक्शन। अच्छा, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जाता कि बताओ इन केसेस के अंदर सबसे वीकेस्ट कौन सा फोर्स है? एनीवन? सबसे वीकेस्ट The induced dipole, induced dipole. इंड्यूस डाइपोल। तो उसका आंसर होता फर्स्ट ऑप्शन। यदि इससे पूछा जाता सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है, तो फोर्थ ऑप्शन। वेरी गुड। Cl माइनस और वोटर में जो फोर्स है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। क्लियर? तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंपॉर्टेंट है। इवन ये बेटा 12th क्लास में भी ये काम में आएगा। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक, राइट डाउन, एक नोट करके लिखें। बेटा पूरी पीरियोडिक टेबल में बात करें तो इन होल पीरियोडिक टेबल बताओ कितनी गैसेस है? ये मैंने पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में भी बताया था। हाउ मेनी गैसेस आर देयर? 11. वेरी गुड, 11 गैसेस। बहुत बढ़िया। रूम टेम्परेचर पे 11 गैसेस होती है। बताओ कौन कौन सी? देखो सारी नोबल गैस, 6 नोबल गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। 6 तो नोबल गैस होगी, इसके अलावा भी 5 गैसेस और होती है। कौन कौन सी? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, वेरी गुड, क्लोरीन और नाइट्रोजन। तो बेटा 6 तो नोबल गैसेस हैं और इनके अलावा 5 गैसेस और हैं। 6 + 5 11, got it? तो 6 noble gases and 5 other gases। तो लिख लें 6 noble gases along 5 other gases। Clear? Next topic is some measurable properties of gas। Clear? Some, write down,
ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट बेसिक लेक्चर इसलिए सब कुछ पढ़ते हुए चलना बेटा। कोई भी टॉपिक किसी भी क्वेश्चन में काम आ सकता है। तो राइट डाउन सम measurable properties of gas. Properties of gas. फाइन। तो सबसे पहले हम मीजरेबल प्रॉपर्टी की बात करें, मास। सबसे पहले हम बात करेंगे मास की। गैस का मास मेजर कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल जो सिलेंडर होता है एलपीजी का, कोई भी कंपनी का बात करें, भारत गैस या फिर इंडेन या फिर कोई और एचपी और एनी अदर कंपनी, तो उस गैस का मास मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कितना होगा, हमने पूरा सिलेंडर का मास मेजर कर लिया, ठीक है। एक बार हमने भरे हुए सिलेंडर का मास मेजर किया, दूसरी बार खाली सिलेंडर का। तो गैस का मास कितना होगा, फील्ड सिलेंडर माइनस एम्प्टी सिलेंडर, इजंट इट। जैसे फॉर एग्जांपल जो फील्ड सिलेंडर है वो अप्रोक्सीमेटली मान लो 20 किलो का है, और जो एम्प्टी सिलेंडर है वो 6 किलो का है, 6 kg। So what is the mass of gas filled inside that cylinder? Sir, 14 20. kg. Very good. 14 kg. 20 is the filled cylinder. 6 is the empty cylinder. तो 20 किलो में से जब खाली सिलेंडर का मास घटा दोगे तो जो बचा हुआ मास होगा वो किसका होगा, दैट इज ऑफ गैस, दैट इज 20 माइनस 6, 40। क्लियर। तो गैस का जो मास है दैट इज मेजर्ड इन द यूनिट। If we talk about unit तो सिंपली मास यूनिट में आएगा, या तो किलोग्राम या फिर ग्राम। अच्छा, यहाँ पे एक और यूनिट आती है बेटा, दैट इज पाउंड, एलपी। कोटेड। यहाँ पे 3 यूनिट आपको मास की मिलेगी। जैसे फिजिक्स में कौन से सिस्टम होते हैं, 3 सिस्टम होते हैं। कौन कौन से, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। तो पूछा जाए कि मास की यूनिट एमकेएस सिस्टम में कौन सी होगी, तो बेटा वो होती है किलोग्राम। ये वाली यूनिट है एमकेएस सिस्टम की, दैट इज केजी। मास की यूनिट सीजीएस में क्या होती है, ग्राम। मास यूनिट एफपीएस में क्या होती है, पाउंड। ये है एफपीएस सिस्टम। नोटेड। तो आई होप तीनों की फुल फॉर्म पता होगी। बताओ एमकेएस की फुल फॉर्म क्या है, एनीवन? Kilogram. मीटर किलोग्राम सेकंड। बहुत बढ़िया, ये फिजिक्स में भी आती है, आई थिंक बेसिक फिजिक्स में। मीटर किलोग्राम सेकंड, एंड दिस इज सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और एफपीएस इज फुट या फीट पाउंड सेकंड। क्लियर। अब इनका रिलेशन देखना बहुत जरूरी है। तो किलोग्राम और ग्राम का तो सबको याद है, किलो का मतलब ही 1000 होता है, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। बट 1 LB इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम, एनीवन? 1 Sir, पाउंड में कितने ग्राम? 4 gram. वेरी गुड, 454। क्लियर। 450 ग्राम के बराबर 1 पाउंड होता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 454 ग्राम ये भी चलता है, बट और एग्जैक्टली बात करें तो 1 पाउंड में बेटा 453.6 ग्राम होता है। दिस इज मोर एक्यूरेट। क्लियर। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम और 1 पाउंड के अंदर 453.6 ग्राम। इसका राउंडेड ऑफ फिगर ये, तो ये भी ठीक है। क्लियर। 1 पाउंड में 454 ग्राम, 454 ग्राम। इसको नोट करें। एनी डाउट अप टू दिस? बेटा ये सारे बेसिक्स हैं, ये चैप्टर 1 में भी काफी बातें हमने की थी। वी आर डिस्कसिंग देम अगेन बिकॉज यू विल फाइंड वेरियस इंफॉर्मेशन इन दिस होल चैप्टर। काफी बार इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो बेटा ये यूनिट कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। अच्छा देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है गैस की इंपॉर्टेंट वॉल्यूम। Next important property of gas is its volume. Fine. Second property is volume. तो ये कैसे मेजर करते हैं,
और कौन सी बातें यहाँ पे आपको याद रखनी है। सबसे पहले वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का मतलब होता है स्पेस ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल। वॉल्यूम फिक्स नहीं होता गैस का। अभी डिस्कस किया था कि जितना वॉल्यूम का ऑप्शन उनके पास होगा वो सारा स्पेस गैस ऑक्यूपाई कर लेती है। क्लियर? दैट मीन्स वॉल्यूम इज नॉट फिक्स, बट स्टिल यदि आपने गैस को एक रिजिड कंटेनर में रखा, रिजिड कंटेनर का मतलब जैसे सिलेंडर, जहां से गैस ना तो कंप्रेस हो सकती है ना एक्सपेंड हो सकती है। क्लियर? तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, पहले इसकी डेफिनेशन लिखें। वॉल्यूम ऑफ अ गैस, वॉल्यूम ऑफ अ गैस is the space occupied, volume of the gas is the space occupied by the gas molecule. Volume of the gas is the space occupied by gas molecule. Fine? तो देखो बेटा, वॉल्यूम भी वैसे मेजर करेंगे जैसे मास मेजर किया था। मान लो ये हमारा कंटेनर है, ये एम्प्टी है, दिस इज एम्प्टी कंटेनर। कंटेनर ऐसा फ्लैट तो होगा नहीं, इसकी भी कुछ थिकनेस होगी, लाइक दैट। क्लियर? बट सपोज दिस इज द एम्प्टी कंटेनर, इसमें फिर हमने गैस भर दी, लाइक दैट। दिस इज फील्ड कंटेनर, तो वॉल्यूम ऑफ गैस कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ गैस इज सिंपली वॉल्यूम ऑफ फील्ड कंटेनर या फील्ड वेसल माइनस वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी वेसल, वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी वेसल। तो जैसे मान लिए इस भरे हुए सिलेंडर की या भरे हुए वेसल की वॉल्यूम है 10 लीटर, गॉट इट, और खाली वेसल की है कुछ और, तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दिस गैस? मान लो यहाँ पे फील्ड कंटेनर की है 10 लीटर और एम्प्टी कंटेनर की सिर्फ होगी बेटा 2 लीटर, तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस? 8 लीटर। 8 लीटर। वेरी सिंपल, क्योंकि गैस तो इस 8 लीटर में ही है। 2 लीटर तो 2 लीटर वॉल्यूम जो है वो तो इस बाउंड्री का है। दैट्स इट। फाइन। नेक्स्ट इसकी यूनिट की बात करें तो देखो बेटा, मेन यूनिट होती है इसकी लीटर। बताओ 1 लीटर में कितने मिलीलीटर? हाउ मच मिलीलीटर इन 1 लीटर? 1000, दैट इज इक्वल टू 1000 ml। ये इस चैप्टर में बार बार काम आएगा। अच्छा, 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर? ये किसको याद है? हाउ मेनी लीटर्स इन 1 मीटर क्यूब? एनीवन? 1000 liter. वेरी गुड, 1000 लीटर। तो ये बेटा डायरेक्टली याद रखना है, इसको अब डिराइव नहीं करेंगे। हमने चैप्टर 1 में इसको डिराइव किया था, बट इस चैप्टर में हमें याद होना चाहिए। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। अच्छा, वन मोर, 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ये 4 याद हो गई तो फिर क्वेश्चन गलत बिल्कुल नहीं होगा। पहली, 1 लीटर में 1000 ml होता है। दूसरी बात, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। थर्ड पॉइंट, 1 ml consists 1 centimeter cube, clear, and 1 decimeter cube is equivalent to 1 liter. Got it? Next measurable property आती है बेटा temperature. Third measurable property of a gas is temperature. So can you tell me what are the different units of temperature? Anyone? Sir, Celsius, Fahrenheit and Kelvin. Very good. Degree Celsius, degree Fahrenheit and simply Kelvin. Clear? तो 3 यूनिट कौन सी हैं? डिग्री C, डिग्री F and K। डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड सिंपली केल्विन। अच्छा बेटा, इनका रिलेशन होता है, देखें, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 इज इक्वल टू K माइनस 273/5। दिस इज द रिलेशन बिटवीन these three scales। ये रिलेशन होता है तीनों स्कूल में। पहला है C/5
is equal to f minus 32 by 9 is equal to k minus 273 by 5. Put it एक सिंपल सा क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल आपको पूछा जाए, बेटा ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा ऑलमोस्ट, बट स्टिल किसी फर्दर कुछ बड़ी कैलकुलेशन में ये एक पार्ट हो सकता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट द टेम्परेचर in degree Fahrenheit. डिग्री फ़ारेनहाइट. फाइन. आपको सेल्सियस में गिवन पहला है बेटा, दिस वन इज समथिंग 40 सेल्सियस, 40 डिग्री सेंटीग्रेड. बताइए डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होगा. ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे आपको कितनी इक्वेशंस लिखती है? 3 इक्वेशन. पहली इक्वेशन है c/5, दूसरी इक्वेशन है f माइनस 32 by 9 और तीसरी इक्वेशन है k माइनस 273 by 5. अब आपको रिलेशन किस किस का चाहिए? डिग्री f का और डिग्री c का. तो हम वो इक्वेशन लेंगे जिनसे हमें डिग्री f और डिग्री c मिलेगा. ये दो तो इक्वेट कर दो. c/5 क्या रिलेशन है? f माइनस 32 by 9. क्लियर? वैल्यू डाल दो. आपको f निकालना है, फ़ारेनहाइट निकालना है, सेल्सियस में गिवन है, पुट करो. तो दिस इज 40/5 इज इक्वल टू f माइनस 32 by 9. तो कितना आ रहा है? कैलकुलेट करो. Sir, 100. 100 या फिर उसके आगे भी कुछ? Sir, 104. ओके 104. तो 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 8 9 जा 72. ये बन गया बेटा 72 इज इक्वल टू f माइनस 32. तो f का वैल्यू कितना आ जाएगा? 72 प्लस 32 दैट इज 104 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो ये जो 40 डिग्री सेल्सियस है, ये फ़ारेनहाइट में कितना निकलेगा? दैट इज इक्वलेंट टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट. लाइक दैट. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. Any doubt up to this? Is it No, clear to sir. all? Fine. तो बेटा ये जो रिलेशन है बेटा, ये आप याद करते रहे साथ साथ. जैसे पहला मास वाला था कि किलोग्राम ग्राम, तो चलो खैर पता है सभी को, बट पाउंड के साथ क्या रिलेशन है. वॉल्यूम में जैसे ये वाला सभी को आमतौर पे याद होता है, 1 लीटर में 1000 ml होता है. बाकी ये डेसीमीटर वाला ये रिलेशन. टेम्परेचर का भी ऑलमोस्ट याद ही होता है बेटा. या तो आप इस फॉर्म में याद कर लो, या फिर जैसे आपने जूनियर क्लासेस में भी ये रिलेशन लिखा होगा ऐसे कुछ, f बराबर 9/5 ऑफ c प्लस 32. इजंट इट? याद है कि भूल गए? सेम इक्वेशन है. f इज इक्वल टू 9/5 ऑफ डिग्री सेल्सियस प्लस 32. एक ही बात है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ये सभी सॉल्व करके बताएंगे. राइट डाउन. कन्वर्ट 100 डिग्री सेंटीग्रेड to Kelvin. Second, convert 10 decimeter cube to ml. Very simple. चलो पहला वाला बताओ जल्दी से. Anyone? डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन होगा? 3 Kelvin. How much? Repeat it. Sir, 373 Kelvin. 373. वेरी गुड. कैसे किया? डायरेक्ट रिलेशन लिख सकते हो या फिर वो इक्वेशन काम में ले लो. देखो बेटा इक्वेशन क्या थी? c/5 थी और केल्विन की लेनी है, तो k माइनस 273/5. या तो ये लिख लो
या फिर ये नहीं लिखना तो डायरेक्ट लिख लो केल्विन होता बेटा डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दो, दैट्स इट, ये याद कर लो। क्लियर, इसमें डायरेक्टली मिल जाएगा। तो डिग्री सेल्सियस से बेटा 100 प्लस इसमें ऐड कर दिया 273, तो केल्विन में कितना आ गया 373 केल्विन। फाइन। सेकंड वन ये बताओ 10,000 ml. 10,000 ml, ये सभी क्या आ रहा है, एवरीवन इज गेटिंग द सेम। आदित्य क्या सही है था 10,000 या फिर कुछ चेंज? जगप्रीत मुंतजर बताइए, या फिर सोल्व नहीं कर पा रहे? चलिए देखें बेटा, इसको सबसे सिंपलेस्ट में ले जाओ। क्लियर, जो वैल्यूज आपको पता है उसमें कन्वर्ट कर दो। ठीक है, देखो मुझे ये पता है कि 1 डेसीमीटर क्यूब में 1 लीटर होगा, सही बात है, अभी लिखा था 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब 1 लीटर, इसका मतलब 10 डेसीमीटर क्यूब का मतलब कितना लीटर, 10 लीटर, एक में 1 लीटर तो 10 में 10 लीटर। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये भी मुझे पता है कि 1 लीटर में कितने ml, 1000 ml, isn't it? 1 लीटर में 1000 ml, तो 10 लीटर में कितने हो जाएंगे 10 into 1000, that is 10,000 ml। That's it, बस रिलेशन सही से लगाना। Is that clear to all or any doubt? आदित्य, मुंतजर, अगम, सुवेनी एंड जसप्रीत बताइए, यहाँ तक कोई डाउट? यूनिट कन्वर्जन समझ में आया सभी को? चलिए, तो लास्ट जो मेजरेबल क्वांटिटी है गैस की, दैट इज प्रेशर। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ ए गैस। लास्ट इंपोर्टेंट क्वांटिटी इज प्रेशर। बेटा प्रेशर जो होता है, हाउ यू विल डिफाइन प्रेशर? द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, isn't it? प्रेशर क्या होता है? व्हाट इज प्रेशर? दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, मतलब एक यूनिट एरिया में कितना फोर्स लग रहा है। तो गैस प्रेशर क्यों लगाती है? क्योंकि गैस के पार्टिकल वॉल्स पे जाके टकराते हैं। जो बाउंड्री होती है, जो वॉल्स होती है कंटेनर की, वहां पे गैस के पार्टिकल क्या करते हैं, जहां से कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, इसके कारण एक गैस प्रेशर एग्जिस्ट करती है। बेटा ये क्वेश्चन बोर्ड में डायरेक्टली पूछा जाता है, व्हाई अ गैस एक्सर्ट प्रेशर? बिकॉज गैस मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन एंड दे विल कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। क्लियर? तो प्रेशर को सिंपली डिफाइन करें, इट इज फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, कि एक यूनिट एरिया में कितना फोर्स एक्सर्ट हुआ। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? F इज इक्वल टू, सॉरी दिस इज P, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो बताओ इस फॉर्मूले से यूनिट क्या आ रही है प्रेशर? एनीवन? फोर्स की यूनिट क्या होती है बताइए? व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन। न्यूटन, वेरी गुड। और एरिया की ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की क्या बन, मीटर स्क्वायर। वेरी गुड, यूनिट क्या बन जाएगी प्रेशर की? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बेटा ये जो प्रेशर का कॉन्सेप्ट है, ये एक पास्कल नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। तो जो प्रेशर है, प्रेशर की यूनिट को भी हम पास्कल ही कहते हैं। तो ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलो या फिर पास्कल बोलो, दोनों एक ही बातें हैं। कोटे, इसका मतलब 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही 1 पास्कल है। कोटे, अब इसके अलावा 2-3 यूनिट्स और हैं, उनको भी हम कवर कर लेते हैं। देखो कौन कौन सी यूनिट्स हैं। सबसे पहले बेटा एटीएम होता है, एक और यूनिट होती है प्रेशर की, दैट इज एटीएम। एक एटीएम में 760 mmHg होता है। दिस इज अनदर यूनिट ऑफ प्रेशर। एक एटीएम में कितने mmHg? 760 mmHg। ठीक है, सेकेंड रिलेशन
एक एटीएम जो होता है बेटा दैट इज समथिंग 1.01325 बार। एक एटीएम में कितना बार होता है? देखो, क्या इस वैल्यू को देख के आप बता सकते हो, कैन यू कंक्लूड कि एक एटीएम लगभग लगभग एक बार है? कैन यू कंक्लूड कि एक एटीएम जो है वो लगभग लगभग एक बार के बराबर ही है, इजंट इट? देखो, एक एटीएम किसके बराबर है? 1.01, मतलब ऑलमोस्ट बार के बराबर। फाइन। और लास्ट फॉर्मूला विच यू हैव टू रिमेंबर इज थर्ड वन is 1 bar is equal to 10 की पावर 5 पास्कल। तो बेटा प्रेशर के जब भी क्वेश्चन होंगे तो आपको ये तीनों फॉर्मूला दिमाग में रहने चाहिए। सबसे पहला, प्रेशर का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया पे कितना फोर्स एक्सर्ट। तो फॉर्मूला क्या बन गया? P इज इक्वल टू F अपॉन E। फिर हमने यूनिट देखी तो नॉर्मल फॉर्मूले से यूनिट क्या मिली? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हमने क्या कहा? पास्कल। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े तो और कौन कौन सी यूनिट होती है? एटीएम होती है। बेटा एटीएम कितने mmHg के बराबर होता है? 1 एटीएम इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, इसके बाद एटीएम और बार का रिलेशन देखा तो एक एटीएम लगभग लगभग ऑलमोस्ट एक बार की होता है। फिर बार का रिलेशन SI यूनिट से देखा तो एक बार कितना होता है? 10⁵ पास्कल। गॉट इट? तो ये यूनिट इस चैप्टर में बार बार यूज होती है। क्लियर? तो रटना नहीं है, बट आप एक बार ब्रीफली इनको देखें तो याद हो जाएगी, और जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे तो ऑटोमेटिकली ये रिलेशन आपको याद हो जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। टेक स्क्रीनशॉट। तो अब बताइए, आज के लेक्चर में कोई डाउट? एनी डाउट इन टुडेस लेक्चर? No, sir. No, sir. नो सर। क्लियर है सभी को? तो बेटा इस लेक्चर को एक बार आप नोट्स साथ साथ बनाते जाएं। ठीक है, लेक्चर के नोट्स में बेटा डिले नहीं करें। एक्चुअली ज्यादा आप डिले करोगे तो बहुत ज्यादा पेंडिंग हो जाएगा, तो इट विल क्रिएट ए लॉट ऑफ वर्क। क्लियर? वर्कलोड ज्यादा हो जाएगा, तो इससे अच्छा डेली वाइज आप नोट्स बनाओ और एटलीस्ट एक बार उनको रिवाइज करो। एक बार पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ो, कोई भी लाइन में डाउट हो तो उसको क्लियर करो। थैंक यू, हैव ए नाइस